हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप लोगों को पता है कि हम लोग एडीओ परीक्षा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जीके के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे वो है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो धारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है। यानी कि आप लोगों को पता है कि बेसिकली हमारी जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों का उल्लेख है। कौन-कौन सी 3 सूची? फर्स्ट हो जाएगा संघ सूची, सेकंड हो जाएगा राज्य सूची, उसके पश्चात हमारा है थर्ड नंबर समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है वो कौन से देश के संविधान से ली गई? अगर क्वेश्चन ये आएगा तो आप टिक करेंगे ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आगे देखिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, हम लोगों को पता ही है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। देखिए, एक और बात याद रखिएगा कि जो 9वीं अनुसूची है वो संपत्ति अधिग्रहण या भूमि कानून से संबंधित है, और जो 10वीं अनुसूची है वो दल-बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और जो 12वीं अनुसूची है वो नगरीय निकायों से संबंधित है। यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है जो कि काफ़ी थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन मैं पढ़कर बता देती हूँ। जैसे देखिए, लिखा है कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी मैंने ये बताया है एएम टीएम के 4 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है। ये 6वीं अनुसूची में किया गया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। तो आप लोगों को पता होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में घोषित करता है। अगला देखिए क्या लिखा है। अगला लिखा है कि संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। तो याद रखिए कि संविधान में जो संशोधन है उसकी कार्यवाही जो है वो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। संसद के किसी भी सदन यानी या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। लिखा है भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन बनाए जा चुके हैं? 122। फिर देखिए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो ये है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इसी के तहत जो है वो दल बदल कानून लाया गया था। आगे देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी। फिर देखिए, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजना शामिल है। ऑप्शन नंबर ए संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची, या फिर ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची, या फिर किसी विशिष्ट सूची में नहीं। तो आप लोगों को पता होगा आर्थिक आयोजना जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि इस पर जो केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। याद रखिए, कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। जबकि जो रक्षा है, रक्षा, ये संघ सूची का विषय है। फिर उसके बाद दंड विधि और शिक्षा, ये दोनों ही किसमें है? समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? तो समवर्ती सूची में कौन सी आती है? मजदूर संघ जो है वो समवर्ती सूची में आती है। याद रखना है इस बात को। जबकि मजदूर संघ जो है वो, या फिर व्यापार संघ भी बोलते हैं मजदूर संघ को, वो समवर्ती सूची में आती है। लेकिन अंतर्राज्यीय नदियां जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आती है। अंतर्राज्यीय नदियां, ये संघ सूची। नागरिकता भी संघ सूची। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन किसके अंतर्गत आती है बताइए? राज्य सूची के अंतर्गत आती है। लेकिन जो समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत मजदूर संघ आता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो हमारे संविधान की समवर्ती सूची में कौन से शामिल नहीं है? ये हो जाएगा शेयर बाजार और भावी बाजार, यानी कि फ्यूचर्स बाजार। ये बेसिकली समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा समवर्ती सूची में कौन कौन से शामिल है? तो मजदूर संघ शामिल है, जंगली जानवरों पक्षियों का संरक्षण शामिल है, जंगल शामिल है। ठीक है।
उसके अलावा देखिए क्या लिखा है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल है, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी न हो। उस मद पर कानून कौन बनाएगा? तो याद रखिए उस मद पर कानून कौन बनाएगा? केवल संसद बनाएगी। याद रखिएगा इस बात को। यदि कोई विधायी मुद्दा संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची में शामिल नहीं है तो अवशिष्ट शक्तियों के विषय में आएगा, और यह अवशिष्ट विषय जो है वह किसके अंतर्गत आएगा बताइए? संसद में नहीं था, यानी अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में आप लोगों को पता होगा कि 22 भाषाएं हैं, ठीक है। लेकिन अगर मूल संविधान में पूछा गया कितने भाषाएं, तो आप क्या बोलेंगे बताइए? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं। मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। देखिए जो बेसिकली जो 22 भाषा वर्तमान में शामिल है उसमें फर्स्ट है असमिया, फिर है बांग्ला, उसके पश्चात है बोडो, फिर संथाली, फिर डोगरी, फिर गुजराती, फिर हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। उर्दू भी शामिल है, याद रखना है इस बात को। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है? बिल्कुल करेक्ट, अंग्रेजी जो है वो शामिल नहीं है। इस बात को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो याद रखिएगा कि जो सिंधी है, कोंकणी है, मणिपुरी और नेपाली है, इसको बाद में जोड़ा गया था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय संविधान में बेसिकली जो 8वीं अनुसूची थी उसमें मूलतः 14 भाषाएं जो थी वो शामिल थी, जबकि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन, और कोंकणी को किसके द्वारा जोड़ा गया था बताइए? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी को, और मणिपुरी को और नेपाली को, ये तीनों ही 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 92nd आया था अमेंडमेंट बिल, बेसिकली इसमें क्या था, इसके द्वारा बोडो जोड़ा गया था, डोगरी जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा जो है वो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इरेज कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो याद रखना है कि मजदूर संगठन केंद्रीय सूची में नहीं है, क्योंकि मैंने तो ऊपर पहले ही पढ़ा दिया पहले क्वेश्चन में कि यह किसके अंतर्गत आता है? संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बाकी जो जनगणना है, बैंकिंग है, विदेशी ऋण है, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सांविधानिक दर्जा दिया गया है? तो आप लोगों को पता है कि बेसिकली जो 73वां संविधान संशोधन था वो बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन था। उसके बेसिकली उसने क्या किया, संविधान का जो पार्ट नंबर 9 है, ठीक है, पार्ट नंबर जो 9 है उसको भारतीय संविधान में जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया? सांविधानिक दर्जा दिया। जबकि आप लोगों को पता है कि 74th जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा भाग 9(1) जोड़ा गया, मतलब 9A जोड़ा गया, और जोड़कर नगर पालिकाओं को क्या दिया गया? सांविधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 9 और एक 9A। अगला देखिए 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो याद रखिए किससे है बताइए? ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है? ऑप्शन नंबर ए, किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, किसी गांव के सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, या फिर पंचायत के लिए निर्वाचित सदस्य को। तो इस बात को याद रखना है कि जो ग्राम सभा है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा, वह सही रूप में पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को जो है वो निरूपित करती है। आप लोगों को एक बात और पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो पंचायत है
वो 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था। कौन सी स्तरीय? त्रिस्तरीय। देखिए जो आर्टिकल नंबर 243 बी है, आर्टिकल नंबर 243 बी के अंतर्गत जो ग्राम सभा है उससे ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी भी ग्राम से संबंधित जो मतलब उस ग्राम के जो सभी वयस्क हैं उससे बनकर मिला गया जो निकाय है वह ग्राम सभा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो याद रखिए 40। आर्टिकल नंबर 40 में आप लोगों को पता है कि आर्टिकल नंबर 40 में ये बात कही गई है, क्या बात कही गई है आर्टिकल नंबर 40 में? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात कही गई है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40, मतलब ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 40। इस क्वेश्चन को जो है वो इम्पॉर्टेंट टिक करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या क्या शामिल है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा, अंचल पंचायत और पंचायत समिति, या फिर ऑप्शन नंबर बी जनपद पंचायत, तालुका पंचायत और अंचल पंचायत, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति या फिर जिला परिषद, फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद जो है वो शामिल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? बताइए कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ये पंचायती राज संस्था नहीं है, ग्राम सहकारी सोसाइटी। और पंचायती राज संस्था कौन कौन सी है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, लेकिन ग्राम सहकारी सोसाइटी पंचायती राज संस्था नहीं है। आगे देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो याद रखिए त्रिस्तरीय पंचायत का जो प्रस्ताव है वो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। और ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो याद रखिए बलवंत राय मेहता समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो याद रखिए पंचायत समिति जो है वो जिला परिषद के प्रति जो है वो जवाबदेह होती है अपने कार्यों के लिए। आगे देखिए, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। और आपको पता होना चाहिए कि जो अशोक मेहता थे उन्होंने क्या बोला था कि पंचायत जो है वो 2 स्तरीय होनी चाहिए, हालांकि इसको अस्वीकार कर दिया गया था बाद में। क्वेश्चन देखिए, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी? तो याद रखिएगा किसने की थी? केंद्र और राज्य संबंध की जांच। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सरकारिया आयोग ने। और आप लोगों को मैंने बताया सरकारिया आयोग का जो गठन है वो 1983 में हुआ है, बार बार बताया है, याद होना चाहिए। रिपोर्ट इन्होंने सौंपी थी 1987 में, बिल्कुल करेक्ट। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की थी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो याद रखिए राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज अपनाया गया था, नागौर जिले में। कई बार ये पूछ देता है। राजस्थान में पहला ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है? स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ किया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? तो लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का मतलब होता है स्थानीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बेसिकली लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है कि जो स्थानीय मामले हैं उसमें भी क्या हो, जनता की भागीदारी हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो भारत में आधारिक लोकतंत्र जो है कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज। अगला देखिए, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्यावाहन
प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब देखिए अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं, जिसमें लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो याद रखिए, मान लीजिए ऑप्शन में रहेगा 1945, 1946, 1947, 1948। तो आप लोगों को याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अस्तित्व में आया था 1945 में। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है अगला। अगला लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो है 5। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश और जापानी में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो ये हो जाएगा जापानी। जापानी जो है वो कामकाज की भाषा नहीं है। इसके अलावा देखिए किसी भी हितबद्ध गुट जो है, हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो याद रखिए कि जो हितबद्ध गुट होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कार्य होता है वो होता है अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? तो ये है नीदरलैंड्स। फिर देखिए लिखा है नौकरशाही के सिद्धांत का संस्थापक का जनक कौन है? मैक्स वेबर। ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि संविधान में निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो योजना आयोग जो वर्तमान में नीति आयोग है उसके बारे में, तो ये हो जाएगा योजना आयोग। अब देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है कि वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? तो याद रखिए एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय। ये ऐसे पहले भारतीय थे जिसे कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता जो है वो निर्वाचित किया गया था। याद रखना है इस बात को। फिर देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है कि पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे जायदाद कर कहा जाता है या प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। फिर देखिए भारतीय दंड संहिता के आर्टिकल नंबर 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? तो ये आता है राजद्रोह। हालांकि ये 100 ये अनुच्छेद की जगह यहाँ पर धारा होगा, ठीक है, सेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि यूएसए, यूके, जर्मनी, रूस में से कौन सा देश G8 का मेंबर नहीं है? तो याद रखिए रशिया जो है वो G8 का मेंबर नहीं है। फिर देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। अब देखिए प्रधानमंत्री, नीति आयोग के मेंबर, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का मेंबर नहीं है? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद में राष्ट्रपति जो होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत विस्तार से इसके बारे में पढ़ाया है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब आगे देखिए निवारक निरोध अधिनियम यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा क्या रोका जा सकता है? आजादी का हक रोका जा सकता है। अब देखिए लिखा है किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोग एक जगह पे नोट करते जाइए, ठीक है। देखिए किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो याद रखिए ऐसा महात्मा गांधी ने कहा कि कोई भी जो राजनीति है वो धर्म से रहित नहीं है। अब देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को करनी होती है। लिखा है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है वो किस वर्ष में बनाया गया था? तो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था 1992 में। इस बात को याद रखना है, ठीक है। और इस आयोग में क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं और 6 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य यानी टोटल 7 मेंबर होते हैं।
आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 335। आर्टिकल नंबर 335 में जो है वो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी और एससी दोनों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 335 में। देखिए, जो आर्टिकल नंबर 375 है, यह बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लागू होने के पहले सभी कानून जब तक संसद उन्हें रद्द या संशोधित ना कर दे तब तक क्या रहेंगे, वे वैध रहेंगे। जब तक, कब तक? जब तक कि संसद कोई अन्य कानून बनाकर उसे रद्द या फिर संशोधित ना कर दे। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 315, तो यह संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर 365। आर्टिकल नंबर 365 जो है यह बताता है कि अगर मान लीजिए कोई राज्य जो है, कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करती है या फिर ऐसा होता है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करती है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। इस अनुच्छेद का इस्तेमाल राज्य में किसके लिए किया जाता है? तो बेसिकली ये जो होता है ना ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड होता है। आर्टिकल नंबर 65 संविधान का जो आर्टिकल नंबर 365 है यानी 365 जो है, याद रखिएगा कि बेसिकली ये उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाता है जो कि संघ राज्य के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं। भले ही राज्य को अपने आंतरिक मामलों को चलाने एवं राज्य के कारोबार का संचालन करने में स्वायत्तता और विवेक का आनंद मिलता है, फिर भी कुछ निश्चित परिस्थितियां ऐसी होती है जब संघ विशेष निर्देश देता है जिसका हर राज्य को क्या करना होता है, पालन करना होता है। लेकिन मान लीजिए कि राज्य ऐसे निर्देशों का पालन करने में भी विफल हो गया, तब जाके राष्ट्रपति संविधान का जो आर्टिकल नंबर 356 है उसके तहत क्या लगाते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 365 के तहत किस प्रकार से आपातकाल लगता है, ये उसके बारे में है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो है वो आर्टिकल नंबर 356 और 365 को एक साथ पढ़ा जाता है क्योंकि दोनों बेसिकली किससे रिलेटेड है, आपातकाल से रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो याद रखिए 2001 में। फिर देखिए, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो याद रखिए 15 जून 2005 को। आगे देखिए, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो रूसी क्रांति का प्रारंभ जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ था। आगे देखिए, निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है, बताइए कौन सा कानून? तो शरीर व्यापार निवारण अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये कब पारित किया गया था? 1956 में पारित किया गया था। आगे देखिए, त्रिभाषा सूत्र जो है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो याद रखिए कोठारी समिति जो है उसने त्रिभाषा सूत्र की जो है वो सिफारिश की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला देखिए, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से करते हैं? तो सीनेट की सहमति से। जैसे देखिए सीनेट क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जैसे भारत में राज्यसभा उच्च सदन है ना, वैसे ही जो सीनेट है वो अमेरिका में संसद की उच्च सदन है, सीनेट। ठीक है, याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।